नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस आपके एग्ज़ाम शिफ्ट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आने वाले शिफ्टों के लिए यह जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका कि न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वहाँ 12 है और विधानसभा की सीटें 175 है। साथ ही अगर आंध्र प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो काला हिरण है और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो रमा चिल्कू है। राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश में तो वहाँ श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध की बात की जाए, वहाँ पे डैम की बात की जाए तो वहाँ पे नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर है, श्री सैलम बांध है जो कृष्णा नदी पर है, उसके बाद धौलेश्वर बैराज है जो आपका गोदावरी नदी पर है और पोलावरम बांध है जो कि गोदावरी नदी पर है। आगे आपका कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ हिंदी में क्वेश्चंस हैं तो जिनको बाइलिंगुअल चाहिए वो नीचे थोड़ा सा यहाँ से आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऊपर के 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी में हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है साल 1931 में महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था। यानी कि जो समझौता हुआ था, विच ट्रीटी अगर कहें तो एक तरह से उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था तो कौन सा हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता होता है, पैक्ट इसे बोला जाता है, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जो कि आपका यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था और इस समझौते को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में अगर हम देखें तो 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को गांधी जी मानते हैं। अगला है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना से ध्यान रखिएगा, जनगणना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन या फिर 2-3 शिफ्ट गैप देकर क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। तो भारत की जो जनगणना थी 2011 उसके आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। और भारत की जो जनगणना 2011 थी जनगणना का संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। यह कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। इसमें श्री चंद्रमौली भारतीय 2011 जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक थे और 2011 की जो जनगणना थी वो 2 चरणों में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे, पहले तो हर्षचरित जो है आपका कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और यह संस्कृत में लिखा गया है। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा है। कौन? बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा है। हेन सांग जो था वो एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के दरबार का दौरा किया था और चीन जाने के बाद एक किताब उसने सियुकी लिखा था, यानी पश्चिम की दुनिया के नाम से एक पुस्तक लिखा था। हेन सांग एक चीनी तीर्थयात्री था, हर्ष के दरबार का दौरा किया था और चीन जाने के बाद उसने क्या किया था, आपका सेम वही बात है, सियुकी लिखा था। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति कनौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे है क्वेश्चन कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो यह 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक खेल में भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता था और यह हॉकी में जीता गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। उनमें से 6 लगातार 1928 से 56 तक तथा टोक्यो 1964 और मॉस्को 1980 में 2 बार जीत में शामिल है। पहला अगर पदक पूछा जाए कि तो कौन है, कर्णव मल्लेश्वरी हैं जो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी, जो कि सिडनी में 2000 में जीती थी। पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और सुशील कुमार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त होने की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। प्रारंभ में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त की आयु हुआ करती थी वो 60 हुआ करती थी, लेकिन जिसे बाद में 1963 में 15वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इनको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड, यानी किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था? तो डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था और डलहौजी के कार्यक्रम में ही आपका क्या किया गया था, इसे मसौदा तैयार किया गया था और यह अधिनियम जो था वह लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, यानी हु रोट गीत गोविंद? तो यह जयदेव है, जयदेव ने इसको लिखा हुआ है। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं और यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, लगभग 12वीं शताब्दी के ये भारतीय कवि हैं। कविराज मार्ग के लेखक जो हैं अमोघ वर्ष हैं। कविराज मार्ग के लेखक कौन है? अमोघ वर्ष हैं। और पुस्तक कविराज किस भाषा में लिखी गई है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कन्नड़ में लिखी गई है। आमुक्त्य माल्यद के लेखक जो हैं वो कृष्णदेव राय हैं, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और अगर इंडिका कहा जाए तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है और हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्षवर्धन खुद अब 3 किताबें लिखे हुए हैं, जो कि नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आपका 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था, यानी इन विच स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ द हिंदू इज़ द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा था? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा था, वहाँ पे लगभग 95.17% था। सबसे अगर कम कहा जाए तो मिजोरम में है, 2.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 966.3 जो मिलियन लोग हैं उन लोगों की पहचान जो की गई है वो हिंदू के रूप में की गई है, जो देश की आबादी का लगभग 79.8% प्रतिनिधित्व करता है। दादर और नागर हवेली में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 93.93% हिंदू हैं और आपका लक्षद्वीप में अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2.77%, यानी कि अगर केंद्र की में बात की जाए तो नागर और दादर हवेली में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है और सबसे कम अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप में है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी, जो 1872 में आयोजित की गई थी। और भारत में पूर्ण अगर पहली जनगणना पूछी जाए तो ये आपका 1881 में होती है और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा आयोजित कराई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू? तो अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, उससे संबंधित है। और इससे संबंधित और अन्य अगर हम आर्टिकल देखें तो ये है आपका आर्टिकल 352 जो कि आपातकाल की उद्घोषणा है, और 353 जो है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और 354 जो है ये जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्व में वितरण संबंधित उपबंध का लागू होना होता है। और 355 की अगर बात की जाए तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 356 जो है ये राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। और 357 जो है वो 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति देता है। 358 जो है वो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों को निलंबित कर दिया जाता है, अनुच्छेद 19 वाले मौलिक कर्तव्य को। और आर्टिकल 359 जो है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करना है, यानी कि उस समय उस पर मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं, यानी उसको न्यायालय में परिवर्तनीय उस समय नहीं रहेगा। और अगला आर्टिकल 360 है जो कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वित्तीय आपात का जो उपबंध करना है यह किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये 360 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्या है, तो मनरेगा जो है वो उत्तर भारत सरकार द्वारा 2005 में रोजगार की गारंटी देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत गांव के सभी लोग जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है उन्हें सरकार 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देती है। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भी कहते हैं।
मनरेगा जो है ये आप एक तरह से कहें तो ग्रामीण का है, और इसका अगर पूरा नाम कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। नामकरण 2 अक्टूबर 2009 में होता है। पहले यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था। इसका नोडल एजेंसी अगर बात की जाए किसके द्वारा यह चलाया जा रहा है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, और इसकी शुरुआत जो पहली बार हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में की गई थी। आगे है अगला क्वेश्चन कि साल 1974 में भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बलक्ष्मी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि विच अवार्ड फ्रॉम विच अवार्ड द MS सुब्बलक्ष्मी वाज अवॉर्डेड। तो ये रेमन मैग्सेस द्वारा पुरस्कृत किया गया था, इनको पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है वो अक्सर इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। वह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था, और यह पहली भारतीय थी जिन्होंने आपका संयुक्त जो राष्ट्र महासभा है उसमें प्रदर्शन किया था। ये बात हम बता चुके हैं। इसमें इनको पद्म भूषण जो मिला था वो 1954 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1956 में मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार इन्हें 1968 में मिला है, और मैग्सेस अवार्ड जो है इन्हें 1974 में मिला है। पद्म विभूषण इनको मिलता है 1975 में, और कालिदास सम्मान जो है ये मिलता है आपको 1988 में। कालिदास सम्मान जो है ये कर्नाटक राज्य द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी जो पाई सम्मान है इन्हें मिलता है 1990 में। कालिदास सम्मान इन्हें 90, ये दोनों बात सेम है, और इन्हें 1990 में इंदिरा गांधी अवार्ड मिलता है। और भारत रत्न अवार्ड जो है इन्हें कब मिलता है, 1998 में मिलता है, और यह पहली भारत रत्न सबसे सम्मानित होने वाली पहली यह संगीतज्ञ हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। तो यह अनुच्छेद 141 है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हम जानते हैं अनुच्छेद 124 के अनुसार होता है, तथा उच्च न्यायालय का अगर गठन की बात की जाए तो अनुच्छेद 214 के अनुसार किया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो होता है 226 के अनुसार रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उसके आधार पर उच्च न्यायालयों में फैसला दी जा सकती है, और उच्च न्यायालयों में जो फैसला दिया जाता है उसके आधार पर आपका जिला न्यायालयों में फैसला दिया जा सकता है, उसे आधार मानकर। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या 34 होती है, जो कि वर्तमान समय तक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जजों को रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 होती है, और हाई कोर्ट में अभी आपको बताया गया है 62 होती है, जो कि पहले 60 हुआ करता था। आगे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की तबादला भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 127 के अनुसार तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो आपका राष्ट्रपति के पूर्व परमिशन से भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार होती है, और 1774 में इसको किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो ये कर्णव मल्लेश्वरी हैं, जो 1995 में इन्हें पुरस्कार मिलता है मेजर ध्यानचंद, जो कि पहली महिला खिलाड़ी हैं। कर्णव मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार व्यक्तिगत पदक जीती थी, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, और इन्हें 1950 में क्या मिलता है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है 1995 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से किया गया था। प्रथम विजेता जो थे इसके वो प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। इस पुरस्कार का वर्तमान जो नाम है 2021 में दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट में। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम पैरा महिला एथलीट जो है वो दीपा मलिक है, और हॉकी में प्रथम महिला खिलाड़ी रानी रामपाल है। आगे हम एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें देखें तो क्या मिलेगा आपको, 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक सनराइज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। यह दोनों ही क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं।
प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें मंजूषा कंवर बैडमिंटन से संबंधित है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से हैं और कविता सेल्वराज ये कबड्डी से संबंधित है, जिन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार मिला हुआ है। आगे का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये है कि वर्ष 2023 में पद्म श्री से सम्मानित श्री मोहगुनी चरण कुंवर का संबंध किस नृत्य से है? तो यह कंधेय काठी कुंड्य से है। वर्ष 2023 में डोमार सिंह कुंवर को छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य नाचा के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और 2023 में किनको सम्मानित? मोहगुनी चरण कुंवर का संबंध किस नृत्य से है? तो ये ध्यान रखिएगा, कंधेय काठी कुंड्य से, जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आगे देखा जाए बैगा समुदाय के आदिवासी नृत्य के लिए अजय सिंह ध्रुवे जो कि 2022 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। पंथी नृत्य के लिए 2021 में राधेश्याम बारले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश के उर्मिला श्रीवास्तव को पद्मश्री से कजरी लोक कला के लिए सम्मानित किया गया है। और 2024 में भगवत प्रधान को सबदा लोक नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द मोपला रेवेलियन टेक प्लेस? तो यह केरला में होता है, मालाबार तट पे होता है मोपला विद्रोह। 1921 में होता है यह मोपला विद्रोह केरला में, जिसमें आपके जो तट वाले होते हैं यानी कि तट से संबंधित यह विद्रोह था। यह 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में मालाबार में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरला में मपिला मुसलमानों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला से परिणित थी और यह अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसका नेतृत्व बरियम कुथुम्मा कुंजाम हाजी के द्वारा किया गया था। इसी से संबंधित अगर हम देखें तो अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है ये 15 मार्च 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जो 21 दिन हड़ताल जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये 15 मार्च 1918 को आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है, जो 21 दिनों तक चले था। और इसका नेतृत्व सबसे पहले कौन कर रहे थे? अनुसैया बेन कर रहे थे। और इनकी के रिक्वेस्ट पर गांधी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या किया था? इस हड़ताल को सफल बनाया था, जिसमें मजदूरों की बातों को मिल मालिकों द्वारा मान ली गई थी। बरदौली सत्याग्रह जो है भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और यह एक किसान प्रमुख आंदोलन था, जिसमें सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा टैक्स में कोई कमी नहीं की जा रही थी। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो आपका औपनिवेशिक सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों के खिलाफ हुआ था। और इसकी शुरुआत 12 जून 1928 को गुजरात के बरदौली में होती है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए तो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज द महानंदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो महानंदा का उद्गम जो है महाल्दीराम पर्वत से होता है। महाल्दीराम जो पर्वत है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। महानंदा नदी उत्तर भारत और बांग्लादेश की नदी है। महानदी की ये महानंदा है। और अगर महानदी की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से इसका उद्गम होता है। नर्मदा की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव महाबलेश्वर के पास से निकलती है। गोदावरी की अगर बात की जाए तो यह नासिक के त्रंबकेश्वर स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी की बात की जाए तो यह कर्नाटक के कोडाडू में स्थित ताला कावेरी से निकलती है। तुंगभद्रा की अगर बात की जाए तो ये आपका कर्नाटक के कुंडली से निकलती है। कुंडली वह जगह है जहाँ थूगा और भंद्रा नदियाँ मिलती हैं। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये है आपका वेटिंग फॉर ए वीज़ा बुक रिटन बाई। वेटिंग फॉर ए वीज़ा कौन लिखा है? तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। और इसी से संबंधित अगर हम और क्वेश्चंस देखें तो वाई इंडिया मैटर ये एस जयशंकर की पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। द थर्ड पिलर आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की पुस्तक है। झूपा लाहिरी की अगर पुस्तक की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा द नेम सेक हो जाएगा, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज हो जाएगा, अनएक्यूस्टोम्ड अर्थ हो जाएगा और हेल एंड हेवन हो जाएगा। ये किनकी पुस्तक है? झूपा लाहिरी की पुस्तक है। अरुंधति राय की अगर पुस्तक पूछी जाए तो इन्होंने पुस्तक लिखा है एक द गॉड इज ए स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एलमोस्ट हैप्पीनेस, ए चेक बुक और आज़ादी। ये पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। किरण देसाई की अगर बात की जाए इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और रक्सिन बॉन्ड की पुस्तक की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ
एंग्री रिवर्स, द गोल्डन ईयर्स, द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, द गोल्डन ईयर्स, ये सभी क्या है और रॉक्सिन बॉन्ड की पुस्तक है। शशि थरूर की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, जो कि नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा गया और इसको लॉन्च किया गया था 26 अक्टूबर 2018 को। द इनग्लोरियस एम्पायर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अम्बेडकर ए लाइफ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम हिंदू इनके द्वारा ही लिखा गया और नेहरू की जो बायोग्राफी है, नेहरू बायोग्राफी, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक अभी पूछा गया था आपके पिछले शिफ्टों में, तो इसमें है इंदिरा आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंदिरा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये सभी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक की बात की जाए तो ये है द अनटचेबल, कूली है, ट्यूओ लिप्स एंड ए बर्ड विलेज बाबा, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें है व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी रिलीज, यानी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब आई थी, तो ये 2018 में आई थी दूरसंचार विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े अगर बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपका पहली बार 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके बाद 1986 में बनी थी, जो कि भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों की शिक्षा पर बल दिया गया था। उसके बाद तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है वो 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया जाता है, जिसमें स्कूली ढांचा को बदल दिया जाता है और इसमें 5334 के करिकुलम को लागू किया जाता है, लागू करने का प्रस्ताव रखा जाता है। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से आपका NHP 1983 है, NHP 2002 है और NHP 2017 है। भारत स्वच्छ नीति 2017 के प्रमुख अगर लक्ष्यों की बात की जाए तो इसमें क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% बढ़ाना तक बढ़ाना। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, संक्रामक रोगों का मूल्यांकन करना, उन्मूलन करना, गैर संचार रोगों पर नियंत्रण करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में के संबंध में स्वास्थ्य बीमा में विस्तार। अन्य अगर हम योजना देखें तो जनधन योजना जो थी वो 28 अगस्त 2014 को आई थी। कौशल भारत विकास योजना जो थी ये 15 जुलाई 2015 को आई थी। मिशन स्वच्छ भारत जो था ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो था ये आपका 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। सत्यमेव जयते योजना जो है ये आपका 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। आगे हम अगर देखें क्वेश्चन तो एज पर न्यूलैंड्स ऑक्टस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज ए नाइट्रोजन, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन का समान गुण होता है, तो वो फास्फोरस में होता है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम बनाया गया था ये एक तरह से कहें तो आवर्त सारणी के लिए बनाया गया था। तो जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से पुनर्वृत्त होते हैं, ये न्यूलैंड का कहना था। और यह पाया गया कि ऑक्टेस का नियम जो था केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद वाले हर 8वें तत्व में पहले के तत्व के समान गुण नहीं होते थे। आवर्त सारणी के अगर जनक की बात की जाए तो ये दिमित्री मेंडलीव हैं, जिन्होंने पहली बार आवर्त सारणी अपनी प्रस्तुत की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी के अगर जनक की बात की जाए तो ये आपका हेनरी मोसले हैं, जिसमें 118 तत्व हैं, 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं। प्रथम तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है और अंतिम जो तत्व है वो ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये पूछा गया था विच फंडामेंटल राइट्स कैन प्रोटेक्ट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करता है, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें आपका समानता का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जो कि अभी पूछा गया था पिछले शिफ्टों में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का बात की जाए तो ये 23 से अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार की बात की जाए तो ये 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों की बात की जाए तो ये अनुच्छेद आपका 32 में है, जिसके तहत जो उच्च न्यायालय जो होता है वो आपका रीट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, रीट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय होता है आर्टिकल 126 के तहत रीट जारी करता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।